Hello students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Myself Dhanvantari Deshmukh. Today we are going to start with first chapter from your 11th biology. इसके पहले हमने क्या देखा? इसके पहले हमने लास्ट वाले लेक्चर में सिलेबस डिस्कस किया था और उस सिलेबस में हमने देखा था कि एक्चुअल हमें 11th में क्या क्या पढ़ना है। बट उस सिलेबस डिस्कशन के दौरान एक बात मैंने आपको नहीं बताई, वो थी कि पेपर पैटर्न या फिर आपकी एग्जाम कैसे होगी। तो वो डिसाइडेड नहीं है पेपर पैटर्न, वो आपके कॉलेज के हिसाब से होगा। बस हो सकता है कि कोई लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ जाए जिससे आपको सॉल्व करना है, बट वो अकॉर्डिंग टू आपके कॉलेज ही होगा, इसलिए मैंने उस बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट वाला लेसन जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि हमने सिलेबस डिस्कशन के वक्त डिस्कस किया था कि लिविंग वर्ल्ड में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्या देखना है। लिविंग वर्ल्ड में हमें देखना है कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका जो एक वर्ल्ड है उसके अंदर वो किस तरह से अपनी लाइफ एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं, या फिर वहां पे उनके कौन से डिफरेंट कैरेक्टर्स है जिसे लेकर वो यहाँ पे इस मदर अर्थ पे है, और वो कैरेक्टर्स को वो किस तरह से यूज करते हैं उनकी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए। ये हम इस लेसन में देखेंगे। अब अगेन हमें क्या देखना है कि उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं। लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर जो है, फर्स्ट कैरेक्टर था रिप्रोडक्शन, उसके बाद था मेटाबॉलिज्म, उसके बाद है कॉन्शियसनेस, और लाइफ स्पैन। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या स्टडी करना है, तो रिप्रोडक्शन। अब अगेन आप लोग सोचोगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग वर्ल्ड में हम किसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे these are the characters of living world, that means of living organisms, ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो किसके कैरेक्टर्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स है। और उसमें से सबसे पहला कैरेक्टर हम कौन सा देखेंगे, रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन को ही सबसे पहले क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था उस वक्त बोला था थिंक बाय बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अभी हमें वो जो मैंने बोला था वो प्रैक्टिस करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन, मतलब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मदर अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का रोल क्या होता है, उन्हें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जाना है और उन्हें अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि उन्हें यहाँ से एक्सटिंक्ट नहीं होना है। और यहाँ पे अगर उन्होंने ये प्रोसेस को फेस किया तब वो क्या करेंगे, उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाएंगे। अब यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे है ही, एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है
और अब उन्हें क्या करना है, दे हैव टू प्रोड्यूस अ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, उनके जैसा ही एक दूसरा ऑर्गेनिज्म उन्हें क्या करना है, यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। अब वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते वक्त उन्हें क्या क्या लगेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के वक्त उनको क्या क्या लगेगा वो हमें देखना है। ओके, अब दूसरा जो है वो है मेटाबॉलिज्म। दूसरे में क्या लगेगा, जैसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज या फिर हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी चलती है, उसे हमें देखना है। उसके बाद कॉन्शियसनेस मतलब हमें अवेयर होना चाहिए सारी चीजों से, वो हमें देखना है। और बाद में हमें देखना है लाइफ स्पैन। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहला वाला जो कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म पहले ही प्रेजेंट है और फिर दे आर गिविंग बर्थ टू सिमिलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आपको अगेन रिप्रोडक्शन जो देखना है वो दो टाइप से देखना है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन देखते वक्त आपको क्या करना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन किस तरह से होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। रिप्रोडक्शन अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल, ऐसे दोनों टाइप से आपको क्या करना है, रिप्रोडक्शन को देखना है। और व्हाट इज द मोटो ऑफ रिप्रोडक्शन, मोटो ऑफ रिप्रोडक्शन, यहां पे मोटो क्या है रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन का जो मोटो है वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। उसके बाद आगे क्या आएगा, टू डिफेंडिंग फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट भी होंगे इस वजह से वो। और उसके बाद अगेन टू undergo process of evolution, and in turn what they are doing here, when they are undergoing process of evolution, again they are developing gradually the development is taking place inside them, and now they are making themselves fitted to exist on Mother Earth. Here they are making themselves to live on this Mother Earth. They are making themselves fitted. How? By undergoing development, and that development is going on gradually by the process of evolution. And again, if they are undergoing the process of reproduction by any of the method, by asexual method or what? By asexual or sexual method, both the processes they are using for the reproduction, but whenever they are using both the processes,
what will be the motto of that reproduction? They are, because of this reproduction, they are increasing their population, and if they are increasing their population, they are defending from the process of extinction. They are not getting extinct. And what happens? Again, after that, they undergoes the process of evolution, and in turn, when evolution takes place, their development is going on gradually, by step, and because of that development, they are making themselves fitted to live on this mother earth. All these things are happening because of process of reproduction only. That's why this reproduction process is very much important in all the living things. In their life, this process of reproduction is very, very important. If we are thinking by biological point of view, in all the living organisms, their first role when they come on this mother earth, their first motto, their first role is to reproduce and to increase their population. For what purpose? For all this, to complete all these things. Okay. Now, the second thing is, what is the second thing? That is metabolism. Here, whenever the organisms are going through the reproduction, they have to give birth to similar organism as they are. That we have seen in reproduction. अब रिप्रोडक्शन में हमने देखा ये सारी चीजें कि ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा और वो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरह से देगा, या फिर हमने उसके मोटोज भी देखे। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म में अगेन मेटाबॉलिज्म कैसा होगा? मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, सी हियर, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म है वो टू टाइप्स का है। एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है? कैटाबॉलिज्म। एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म में क्या होगा? सबसे पहले हम कैटाबॉलिज्म में देखते हैं ब्रेकडाउन। इसमें क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और फिर एनाबॉलिज्म में क्या होगा? फॉर्मेशन। यहां पे कैटाबॉलिज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? फॉर्म होंगे, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होगा। ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में 24/7 चल रहा होता है। और ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है? एक तो वो फॉर्मेशन करता है कोई मॉलिक्यूल्स का, या फिर वो जो फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स है, जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स है, उनको वो क्या करता है? उनका ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि आपने कुछ साइकिल्स देखी होंगी। एनाबॉलिज्म के साइकिल का एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिसिस। इसका एग्जाम्पल आएगा ग्लाइकोलिसिस। और इसका कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल आएगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अगेन देखिए वर्ड आ गया लाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। यहां पर ब्रेकडाउन होने वाला है। लाइसिस का मतलब ही होता है अगर कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होके वो पीसेस में यूज हो जाएंगे बॉडी के लिए। अगर वो पूरा मॉलिक्यूल बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है तो बॉडी क्या करेगी? उसका कैटाबॉलिज्म करेगी, उसको ब्रेक करेगी, और वहां से निकलने वाला एक एक मॉलिक्यूल करके वो बॉडी यूज करेगी। उस प्रोसेस को बोलेंगे ब्रेकडाउन। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस एग्जाम्पल है ब्रेकडाउन का, और
फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिसिस। ये सारी चीजें आपको अभी मेटाबॉलिज्म में समझ में आ चुकी है। अब हम देखते हैं आगे कॉन्शियसनेस। अब आपको कैसे होना चाहिए? कॉन्शियस होना चाहिए। अब कॉन्शियस होने का मतलब क्या होता है? आपको कॉन्शियस होना है मतलब क्या? यू मस्ट बी अवेयर, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज। अब अवेयर होना है मतलब क्या होना है? यहाँ पे अगेन हर एक सेल को भी कॉन्शियस होना चाहिए। हर एक सेल को कॉन्शियस होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल्स की हो रही है उस वक्त कॉन्शियसनेस दिखना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी अवेयर, नॉट you have to be, all the living things should be aware of their growth and development of their body। बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस अगेन आएंगे जिसमें ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी। और ये प्रोसेसेस कौन से होंगे? जो मैंने अभी आपको सिलेबस डिस्कशन के वक्त पिछले लेक्चर में बोला था वो था सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीजें होंगी और उस हिसाब से लिविंग थिंग्स की बॉडी जो है वहां पे कुछ फर्क या फिर कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे अकॉर्डिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल एंड डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज। इस तरह से आपको देखना है कॉन्शियसनेस। अब आगे है लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन में आपको क्या देखना है? लाइफ स्पैन में आपको दिखेगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, बट उनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता है ना, जिसे हम बोलते हैं गारंटी वारंटी पीरियड होता है, वैसे हर एक लिविंग थिंग का भी क्या है? गारंटी या वारंटी पीरियड है। ओके, गारंटी पीरियड या वारंटी पीरियड। हम उस पीरियड में क्या करते हैं? उस जो भी कोई नॉन लिविंग थिंग है उसको हम क्या करते हैं कि उसका एक गारंटी पीरियड है, वारंटी पीरियड है, तब तक ही वो हमारे यूज के लिए अच्छी है। ओके, या फिर हम मेडिसिन का एक्सपायरी डेट देखते हैं। मेडिसिन का एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के ही, या फिर कोई भी फूड आइटम्स है उसका भी हम क्या देखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट देख के ही उसे खाते हैं। तो उसी तरह हर एक लिविंग थिंग का, अब हम जो मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर एक्सपायरी डेट देखते हैं वो भी तो लिविंग थिंग से बना हुआ है, वो भी तो कुछ प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल से बनता है। तो वैसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है और उसके अनुसार उस लाइफ स्पैन में उस टाइम पीरियड में वो वहां पे जिंदा रहता है। अगेन वो लाइफ स्पैन कैसे होगा? वो लाइफ स्पैन हर एक डिफरेंट, ये लाइफ स्पैन को कौन कौन अफेक्ट करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ स्पैन। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? अब वो फैक्टर्स है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर? कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि सबसे पहले आएगा एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस है जिनके वजह से लाइफ स्पैन अफेक्ट करेगा। ओके, जैसे कि हम देखते हैं अभी हम फिलहाल जो चल रहा है हमारे आजू बाजू एनवायरमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। अभी ऐसा कुछ स्पेसिफिक रहा है कि हाँ बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में ही बारिश आएगी? नहीं, अभी तो जब समर सीजन है तब भी बारिश आती है, विंटर सीजन में भी बारिश आती हुई देखी है हम लोगों ने। तो उस हिसाब से क्या अभी सीजन का कोई सीरियली फॉर्म होना रहा है?
सीरियली सीजन दिखते हैं हमें, एक स्पेसिफिक टाइम दिखता है सीजन्स का? नहीं। और उस वजह से क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनका अकॉर्डिंग टू सीजन उनका एक ब्रीडिंग पीरियड होता है, या फिर उनका उस सीजन के हिसाब से वो दे अंडरगो एस्टिवेशन, या फिर उस जो एक स्पेसिफिक सीजन होता है उसमें उस वक्त उन्हें प्रॉपर अमाउंट या फिर अबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड मिलता है। तो अगर ऐसा हो कि हम एग्जाम्पल लेंगे अभी फ्रॉग्स का, समझो अभी फ्रॉग जो है उनमें हमें क्या दिखता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दिखता है। हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप और एस्टिवेशन यानी समर स्लीप। तो वो लोग ये सारी चीजें क्यों करते हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन? व्हाई दे आर अंडरगोइंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन? क्योंकि विंटर के दौरान या समर के दौरान उनके पास अबंडेंट अमाउंट में खाना नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उन दिनों में उनकी बॉडी एक्टिविटीज है वो स्लो हो जाती है और वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज में अंडरग्राउंड होने के बाद उन्हें खाना नहीं लगेगा ज्यादा, और बट उनकी जो बॉडी एक्टिविटीज है अंदर की वो चलती रहेंगी, बट वो जिंदा रहेंगे बिना खाने के भी। बट रेनी सीजन उनके लिए ऐसा है जिसे वो क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग सीजन है उनका। वो उस सीजन में उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ाते हैं। अब उसी सीजन में वो पॉपुलेशन क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि उसी सीजन में उन्हें बहुत अमाउंट में खाना भी अवेलेबल होता है। और उस वजह से वो जो फ्रॉग्स है, अगर रेनी सीजन का टाइम इधर से उधर हो गया, समझो विंटर में रेन आया या फिर समर में आया, तो क्या ये फ्रॉग्स है उनका रिप्रोडक्शन प्रॉपर होगा, क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग सीजन है? नहीं होगा। उसके बाद उन्हें प्रॉपर अमाउंट में खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर ये सारी चीजें ना हो तो अगेन उसकी वजह से क्या अफेक्ट करेगा, उनका लाइफ स्पैन। अगर उन्हें खाना प्रॉपर ना मिले, फूड प्रॉपर अमाउंट में ना मिले, तो क्या हो जाएगा, उनका लाइफ स्पैन जो है, समझो अगर उनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का हो, अगर हम वो 1 ईयर का लाइफ स्पैन उनका हो ऐसा बोल रहे हैं, तो अगर उन्हें खाना प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो ये 1 ईयर का लाइफ स्पैन घट जाएगा, और हो सकता है वो 6 मंथ का हो या फिर वो 3 मंथ का हो, और हो सकता है और कुछ फ्लडेड पोजीशन आ जाए जब वो अंडरग्राउंड है उस वक्त ऐसा हो जाए जब वो स्लीपिंग कंडीशन में है, एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में है, और उस वक्त अगर बहुत बड़ी बारिश आ जाए और बहुत जोरों से बारिश आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो जो बारिश की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर जाएगा उस वजह से हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए। मतलब उनका लाइफ स्पैन इस वजह से, इस एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अफेक्ट करेगा। आया समझ में ये बात? अब सेकंड थिंग क्या होती है कि लाइफ स्पैन अगेन किस वजह से अफेक्ट करेगा, लाइफ स्पैन अफेक्ट करेगा डिफरेंट डिजीजेस की वजह से। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको कोई डिजीज है तो उस वजह से भी उनका लाइफ स्पैन अफेक्ट करेगा। और उस वजह से क्या होगा, अगेन अगर उनका लाइफ स्पैन अफेक्ट करेगा तो इन टर्न वो क्या अफेक्ट करेगा, उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड। और अगर ऐसा हुआ, हम एग्जांपल लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है उसका वो जब रिप्रोडक्टिव एज से पहले है और रिप्रोडक्टिव एज से पहले ही उसे एक डिजीज हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो इज दैट ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूटिंग टू हिज स्पीशीज बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? नहीं, वो अपने स्पीशीज को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी डेथ जो है उसके रिप्रोडक्टिव एज से पहले ही हो चुकी है, और उस वजह से उसका लाइफ स्पैन तो अफेक्ट करेगा, साथ में ही उसके स्पीशीज को वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कंट्रीब्यूशन करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें लाइफ स्पैन को अफेक्ट करेंगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंट लिविंग थिंग्स की वजह से क्या क्या चीजें, हम लिविंग थिंग्स को अगर हमें कंजर्व करना है उनकी स्टडी के लिए,
तो कौन सी डिफरेंट थिंग्स है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम हो सकता है ये टर्म आप लोगों के लिए नहीं हो, बट हर्बेरियम मतलब होता क्या है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, और उस पिक्चर पे आपको क्या दिख रहा है, फ्लावर्स है कुछ और कुछ उसके लीव्स है। ओके, और अब इसे हम बोलते हैं हर्बेरियम। अब हर्बेरियम कैसे बनता है और उसे क्यों बनाते हैं, ओके, और कौन बनाता है। सबसे पहले वो कैसे बनता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक वुडन फ्रेम होती है या फिर एक वुडन मटेरियल होता है जो कि जिसे हम बोलते हैं वुडन प्रेस। उसे क्या बोलते हैं हम, वुडन प्रेस। और वो वुडन प्रेस को यूज करके जो लिविंग प्लांट मटेरियल है, जो जिंदा प्लांट मटेरियल है, उसे क्या करते हैं, वो जो वुडन प्रेस होगा ऐसे होगा और यहाँ पे जो भी प्लांट मटेरियल है उसे रखा जाएगा और फिर वो वुडन प्रेस के अंदर उसको प्रेस किया जाएगा। और प्रेस करने के बाद उसे किसके ऊपर रखते हैं, पेपर के ऊपर रखते हैं। और आप लोगों को पता है पेपर जो है, पेपर इज अगेन द मटेरियल मेड अप ऑफ प्लांट ओनली। मतलब पेपर में अगेन क्या होगा, सेल्यूलोज होगा ज्यादा अमाउंट में, जैसे कि प्लांट्स में भी सेल्यूलोज होता है, पेपर भी प्लांट से बनता है। तो वो प्लांट के अंदर सबसे पहले वुडन प्रेस होगा, वुड भी अगेन प्लांट से ही बनता है, ड्राई वुड, वुडन प्रेस। उसके अंदर क्या होगा, एक पेपर रखा जाएगा, पेपर के ऊपर जो भी प्लांट मटेरियल है वो हम रूट भी ले सकते हैं, हम लीव्स भी ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, फ्लावर्स भी ले सकते हैं। हम फ्रूट्स नहीं ले सकते, उसमें फ्रूट्स हम नहीं ले सकते क्योंकि दे आर राइपन फ्रूट्स और वो जल्दी से डिस्पोज हो जाते हैं। तो हम हर्बेरियम में बस फ्रूट्स को नहीं ले सकते, बट हम हर्बेरियम में बाकी के प्लांट मटेरियल को ले सकते हैं, जैसे कि रूट, शूट, स्टेम, फ्लावर्स एंड लीफ। ये सारे मटेरियल लेके हम वुडन प्रेस लेके उसके अंदर उसको प्रेस करेंगे। अब हम उसे प्रेस करेंगे क्यों, क्योंकि हमें प्रेस इसे इसलिए करना है ताकि इसके अंदर जो भी वाटर है, जो भी मॉइस्चर है वो निकल के बाहर आ जाए, क्योंकि हमने बाहर पेपर भी रखा है, वो मॉइस्चर निकल के बाहर आ जाता है और फिर ये जो प्लांट मटेरियल है उसे हम इस ड्राई कंडीशन में स्टडी के लिए रख सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। और बाद में और एक चीज है, ये जो हर्बेरियम बनेगा उसके राइट कॉर्नर में हमेशा इसे कहां से, किस रीजन में से कलेक्ट किया है, किसने कलेक्ट किया है, किस टाइम पे कलेक्ट किया है, किस सीजन में कलेक्ट किया है, और इस प्लांट का नाम क्या है और कौन सा पार्ट कलेक्ट किया है, ये सारी चीजें यहाँ पे हर्बेरियम एंट्री के कॉलम में करनी पड़ती है और इसे बोलते हैं हर्बेरियम। अब ये हर्बेरियम हमें कैसे यूज होगा, ये हर्बेरियम समझो कुछ ऐसे प्लांट है जो एक स्पेसिफिक सीजन में अवेलेबल है बट बाद में वो हमें अवेलेबल नहीं होते, बट हमें बाद में उसे स्टडी करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे प्लांट प्रेस में प्रेस करके हर्बेरियम के फॉर्म में हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में हम इसकी स्टडी भी कर सकते हैं, इसके टेक्सोनॉमिकल स्टडीज या फिर इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, उसकी स्टडी अगर हमें करनी है तो हम इसे या फिर प्लांट मटेरियल को हर्बेरियम के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये जो हर्बेरियम है ये हमें लिविंग थिंग्स की स्टडी के लिए यूज हम कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। दिस आर दी बॉटनिकल गार्डन्स। जस्ट नाउ और व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिलेबस, जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तब मैंने आपको एक वर्ड बोला था बॉटनी। अब वो बॉटनी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन्स है। अब बॉटनिकल गार्डन्स मतलब क्या, कुछ ऐसे गार्डन्स जहां पे प्लांट्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है। और अब ये गार्डन्स है, ये तैयार क्यों किए हैं, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बॉटनिकल गार्डन। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो गार्डन्स है यहाँ पे ऐसे प्लांट स्पीशीज को
कंजर्व करके रखा जाता है जो अब एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, या फिर उनका नंबर बहुत कम है, या फिर वो अब ज्यादा करके उनकी केयर रखनी चाहिए। ऐसे प्लांट्स को क्या करते हैं कि बॉटनिकल गार्डन में उसे ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद वो जो प्लांट है उसके ऊपर एक बोर्ड लगा के वहां पे उस प्लांट के बारे में उसकी सारी इंपॉर्टेंस, उसकी लाइफ स्पैन, उसकी फ्रूट जो है, उसके कौन से किस तरह के फ्रूट्स उसे आते हैं, उसके बाद उसके रूट्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें उस प्लांट के ऊपर लिखी जाती है। और उस वजह से क्या होता है कि वी आर गेटिंग फैमिलियर, वी आर नोइंग अबाउट दिस प्लांट्स विच आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। जो प्लांट्स अब खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनके बारे में भी हमें पता चलेगा। और इस तरह से इन बॉटनिकल गार्डन्स में वो प्लांट्स को कंजर्व करके रखा जाता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं। यहाँ पे एक बॉटनिकल गार्डन आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ये भी एक बॉटनिकल गार्डन है। ये जो बॉटनिकल गार्डन है ये नासिक से है, बटरफ्लाई गार्डन इसे बोलते हैं। और ये वाला बॉटनिकल गार्डन है ये पुणे से है। और यहाँ पे कुछ बॉटनिकल गार्डन्स आपको दिखेंगे जहाँ पे स्पेसिफिक प्लांट्स है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, और वो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उनको कंजर्व करके रखा है यहाँ पे, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाने का काम भी इन गार्डन्स में चलता है। और ये जो गार्डन्स है, आप कभी पुणे या फिर नासिक गए तो ये गार्डन्स को जरूर विजिट करना, ताकि आपको पता चले बॉटनिकल गार्डन्स होते कैसे हैं। ओके, और डिफरेंट स्पीशीज भी यहाँ पे आपको प्लांट्स की दिखेंगी जो अब वल्नरेबल होने के तरफ है या फिर एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है। यही बात हमने किस में देखी? बॉटनिकल गार्डन्स में। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? म्यूजियम्स। आपने बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स के म्यूजियम्स देखे होंगे, ओके, बट यहाँ पे जो म्यूजियम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लिविंग थिंग्स का म्यूजियम, मतलब या तो प्लांट्स का या तो एनिमल्स का। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, बात कर रहे हैं ओनली एनिमल्स का म्यूजियम, क्योंकि प्लांट्स का तो म्यूजियम नहीं होगा। प्लांट्स का यहाँ पे जैसे एनिमल्स का म्यूजियम है ना, वैसे प्लांट का क्या होता है? हर्बेरियम। और प्लांट्स का होता एनिमल्स का होता है म्यूजियम, प्लांट्स का होता है हर्बेरियम। अब इस म्यूजियम में होता क्या है एक्चुअल में? इस म्यूजियम में कुछ ऐसे प्लांट, नॉट प्लांट, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनकी डेथ हो चुकी है, और आफ्टर डेथ उनको वहां पे प्रिजर्व करके रखा है। देखिए अभी मैंने बॉटनिकल गार्डन के वक्त एक वर्ड यूज किया था, उसको कंजर्व किया था, और अब यहाँ पे म्यूजियम में डेड एनिमल्स को प्रिजर्व किया है। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, और दूसरा मैंने क्या बोला? प्रिजर्वेशन। दो डिफरेंट टर्म्स हैं। कंजर्वेशन में आपने क्या देखा? यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे क्या है? लिविंग थिंग्स। और जो प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन में हम किसको कलेक्ट करके रखते हैं? डेड थिंग्स, डेड बॉडीज। और यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करके रखते हैं किसी एक जगह पे। जब हम सारे लिविंग थिंग्स को कलेक्ट करके रखते हैं उसे बोलते हैं हम उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं। और अगर डेड बॉडीज को या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया? कलेक्ट करके रखा, तो उसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन। ये दोनों वर्ड्स के अंदर वो फर्क है। अब जैसे हर्बेरियम में हमने क्या किया था? लिविंग प्लांट मटेरियल लिया था और उसको प्रेस करके ड्राई बना के रखा, और वो म्यूजियम के तरह ही हमें यूज होता है। और यहाँ पे जो एनिमल्स है, म्यूजियम में जो एनिमल मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन या फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर हम ये जो एनिमल मटेरियल है उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं।
और अगेन यहाँ पे स्मॉलर एनिमल्स ही नहीं तो बिगर एनिमल्स, मतलब जैसे मैमल्स है, उन्हें भी प्रिजर्व करते हैं, बट उनका प्रिजर्वेशन का प्रोसेस जो स्मॉलर एनिमल्स है उनसे अलग है। अगर हमने यहाँ पे आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो एनिमल दिख रहा है, अब ये जो एनिमल है इस एनिमल को प्रिजर्व करके रखा है, बट इसमें क्या होता है कि ये आपको भले ही ऐसा लगे कि ये जिंदा है, बट इसका इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जैसे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स मतलब मेन बॉडी ऑर्गन जो होता है अपना, वो कौन सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल एंड यूजफुल बैक्टीरियाज। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आफ्टर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म वैसे ही रखा बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरियाज की वजह से वो जल्दी से खराब हो जाएगा। इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, डेड ऑर्गेनिज्म या डेड एनिमल, उनके बॉडी में से वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पहले निकाल दिया जाता है, और फिर उसके निकालने के साथ ही सारे बैक्टीरियाज भी निकल जाएंगे, और फिर उसके अंदर कुछ मटेरियल स्टफ्ड किया जाता है। देखिए, अब ये जो बड़े ऑर्गेनिज्म है उसको अगर प्रिजर्व करना है तो उनको प्रिजर्व करते वक्त क्या करते हैं, उनको किसी सॉल्यूशन में डीप करके नहीं रखेंगे, तो उनके अंदर कुछ स्टफ करके रखेंगे जो मटेरियल प्रिजर्वेशन के लिए यूज होगा। जैसे मैंने अभी बोला फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन सॉल्यूशन है, उसको इसके अंदर स्टफ्ड करके रखेंगे, कुछ कॉटन मटेरियल में डिप करके, कॉटन को फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन में डिप करके इसके अंदर क्या करेंगे, स्टफ करके रखेंगे, ताकि ये जो एनिमल है उसका जो एक्सटर्नल स्किन है उसे बैक्टीरिया जो है वो अटैक नहीं करेंगे, और ये जो एनिमल है वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में हमें दिखेंगे। बस यहाँ पे एक बात है कि हम ये वाले जो म्यूजियम होते हैं यहाँ पे हम एनिमल्स को उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को ही प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को नहीं। बट इसी म्यूजियम में अगर हमें डिफरेंट इंसेक्ट्स भी प्रिजर्व करके रखने हैं तो हम उन्हें अगेन ड्राई करके या फिर इंसेक्ट बॉक्स में भी रख सकते हैं, या फिर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम कुछ बीकर्स में या फिर कुछ बॉटल्स में, कुछ ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन सॉल्यूशंस में हम डीप करके उन्हें रख सकते हैं। अब म्यूजियम में होने वाले जो प्लांट्स होते हैं, नॉट प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, उनको यूज हम कैसे करेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स हमें मिले कि जिनकी पॉपुलेशन अब कम हो चुकी है, या फिर ऐसे मिले जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो है ही नहीं अब इस मदर अर्थ पे। तो अगर हमें उन्हें देखना है या फिर उनकी स्टडी करनी है तो हम म्यूजियम में जाके उनकी स्टडी कर सकते हैं, या फिर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में भी वो यूज होता है, जैसे हर्बेरियम यूज होता है उसी तरह म्यूजियम भी यूज होता है। अब जूलॉजिकल पार्क्स। अब जूलॉजिकल पार्क जो है अगेन दे आर रिलेटेड टू एनिमल। जूलॉजिकल, यहाँ पे म्यूजियम में हमने क्या देखा, डेड एनिमल्स के बारे में देखा। अब यहाँ पे जो जिंदा एनिमल्स है उनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मतलब क्या होगा, उनकी कंडीशंस क्या होंगी। अब जूलॉजिकल पार्क्स की, जूलॉजिकल पार्क्स एक आर्टिफिशियल एरिया तो है, मैनमेड एरिया है वो, बट वो ऐसी इस तरह से बना है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स को वो जो जूलॉजिकल पार्क का एरिया है उनका रियल हैबिटेट लगे। वैसे हमने क्या किया है, उसे हम आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, मतलब वो रियल फॉरेस्ट एरिया नहीं होता, बट फिर भी वहां पे कुछ ऐसे एनिमल्स को लाया जाता है, डिफरेंट स्पीशीज लाए जाते हैं एनिमल्स के, और वहां पे उनका ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है उसे भी क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, ताकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो और उस एनिमल को कंजर्व भी किया जाए। और उसके साथ ही जूलॉजिकल पार्क में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका हैबिटेट है ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, अगर ग्रीन फॉरेस्ट में कोई ऑर्गेनिजम्स रहते हो तो उन ऑर्गेनिजम्स को कहाँ लाएंगे, समझो हम एग्जाम्पल लेंगे रैबिट का। अगर ये जो रैबिट है
उनका जो हैबिटाट, हैबिटाट मैंने क्या बोला आपको, हैबिटाट मीन्स रियल होम, नेचुरल होम, जहाँ पे ये रहते हैं। अगर इन रैबिट का जो हैबिटाट है वो है ग्रीन फॉरेस्ट, तो ये जो रैबिट है उनको अगर इस जूलॉजिकल पार्क में रियर करना है, रियरिंग होता है यहाँ पे ये एनिमल्स का, अगर उनको यहाँ पे रियर करना है तो क्या होता है, वहां पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे सारी ग्रीनरी होगी, ग्रीन ग्रासेस होंगे, और उस वजह से ये जो रैबिट है जिसे इस जूलॉजिकल पार्क में रखा जाएगा, वो रैबिट को लगेगा कि वो उनके रियल हैबिटाट में रह रहे हैं। उनको क्या, दे विल फील लाइक दे आर लिविंग इन देयर ओरिजिनल हैबिटाट। उन्हें लगेगा कि जैसे जहाँ से उनको लाया गया है वहीं पे वो रह रहे हैं। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी अलग जगह पे रहने के लिए गए हैं। और यहाँ पे उनको लाया क्यों गया है, क्योंकि हो सकता है कुछ एनिमल्स कभी कभी बीमार हो जाए या फिर उनका किसी बॉडी पार्ट को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उस वक्त जो एनिमल्स है उनको फॉरेस्ट से पकड़ के इस जूलॉजिकल पार्क में लाया जाता है, या फिर इन एनिमल्स को हम लोग इन एनिमल्स को जान सके इसलिए भी ये जो एनिमल्स है उनको जूलॉजिकल पार्क्स में लाया जाता है। ये वाला जो है जूलॉजिकल पार्क्स का रोल है। अगेन यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया है राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, ओके। और यहाँ पे जाके आप लोग विजिट कीजिए एक बार, तो आपको पता चले कि जूलॉजिकल पार्क में एक्चुअल होता क्या क्या है। और यहाँ पे कैपेसिटिव ब्रीडिंग भी होता है, मतलब अगर ये जो एनिमल्स है, हो सकता है कि कुछ एनिमल्स है उनको फॉरेस्ट में अपना फूड ना मिले, अपना मेट ना मिले, तो इस जूलॉजिकल पार्क्स में उन्हें फूड भी प्रोवाइड किया जाता है और उनका मेट भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को दे आर एबल टू गिव बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज दे आर एबल टू ग्रो एंड डेवलप इन दैट जूलॉजिकल पार्क। ये है जूलॉजिकल पार्क का रोल, ओके। नाउ बायोडाइवर्सिटी पार्क। अब ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है क्या, बायो मीन्स लिविंग थिंग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस, और पार्क मतलब क्या, अगेन अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे पार्क्स है जहाँ पे, पार्क्स मतलब पार्क वर्ड आया मतलब क्या हुआ, इट इज अ प्लेस, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एंड ऑन दैट स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उस छोटे से जमीन के हिस्से पर क्या किया जाता है कि जो डिफरेंट स्पीशीज है ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग थिंग्स के, उनको डिफरेंट स्पीशीज को एक ही जगह पे रियर किया जाता है। और अगेन वही जो रोल जूलॉजिकल पार्क का था वही यहाँ पे आएगा, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी मेंटेन की जाती है। और डाइवर्सिटी मतलब क्या कि स्पीशीज, एक ही एनिमल के डिफरेंट स्पीशीज है, उनको एक ही जगह पे लाएंगे और वहीं पे उनकी ग्रोथ होगी, और उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, ओके। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट वाला जो लेसन है लिविंग वर्ल्ड, ये खत्म होता है। और अगर आपको इस बारे में कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वो आगे के लेक्चर में मैं क्लियर कराऊंगी आप लोगों को। और आपको आज का जो लेक्चर है उसमें से कुछ क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, वो भी मुझे बोलिएगा, ओके। अप टू दैट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।